हाय एवरीवन, मेरा नाम है हृदय तिवारी और आज मैं आप सबसे इस वीडियो में यूपी पीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करनी है इससे रिलेटेड बात करूंगा। साल 2023 में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था। उस साल मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मैंने मेंस लिखा था और वहाँ से जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है मैं उसी के आधार पर आज आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैंने डेमो के लिए यानी मॉडल आंसर के रूप में GS3 को उठाया है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है और मैंने 2-3 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर बनाए हैं और उस मॉडल आंसर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप आंसर लिखेंगे तो किस तरीके से क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या डायमेंशन आपको सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने आंसर को लेके, कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है। तो इन सारी चीज़ों पर मैंने बात किया हुआ है, तो आइए चलते देखते हैं उसे। तो साल 2023 में जीएस पेपर 3 यूपी पीसीएस में ये मेंस में क्वेश्चन आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डिस्कस। ये 8 नंबर वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आया था। मतलब 125 वर्ड में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब आंसर के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको इंट्रो बनाना होता है, फिर बॉडी बनानी होती है, फिर कंक्लूजन बनाना होता है। बॉडी में भी आपको सब कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंट्रो बनाना है, बॉडी में कैसे सब कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने हैं और फिर कैसे कंक्लूड करना है किस तरीके से, जिससे कि आप बाकी कैंडिडेट के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा 1 नंबर या आधा नंबर पा सके किसी भी क्वेश्चन पे। तो मैंने नॉर्मली 125 वर्ड का ये क्वेश्चन था, आंसर लिखना था, तो 3 लाइन में इसका इंट्रो बनाया। अब रूल नंबर 1, जब भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे आप 3 लाइन, 2.5 लाइन या फिर 3.5 लाइन, बस इतने का इंट्रो बनाइए, अपना टाइम बचाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। अगर क्वेश्चन 12 नंबर की कैटेगरी में आता है तो फिर आपको अपना इंट्रो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, मतलब 5 लाइन तक मैक्स टू मैक्स बनाइए और अपना समय बचाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। अब देखिए बॉडी में आते हैं, लेकिन बॉडी से पहले ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था। इसमें सब कंपोनेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, आपको ढूंढने हैं। तो जैसे मैंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखा या इंफ्रास्ट्रक्चर का इंट्रो दिया, तो मैं इसको सिर्फ यहीं पे छोड़ के डायरेक्टली सेकंड कंपोनेंट पे नहीं कूद सकता हूँ। सेकंड कंपोनेंट इसका क्या है कि कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल निभाता है। उससे पहले मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा, इसके और कंपोनेंट बताने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट बताया। तो जैसे पहला कंपोनेंट मैंने दिखाया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, रोड होता है, रेलवे होता है, पोर्ट्स होते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट मैंने दिखाया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली ह्यूमन रिलेटेड होता है, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, हाउसिंग हो, वाटर हो, सैनिटेशन हो, जिससे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर सके, वो एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में आगे आ सके और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। और इसका तीसरा कंपोनेंट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के टाइम में भाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब कंपलसरी हो गया है। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, तो जैसे कि टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, क्लाउड सर्विस है, ये सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करें। तो इतना करके मैंने क्वेश्चन के पहले पार्ट को एड्रेस कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, उसके कंपोनेंट बता दिए। अब मैं दूसरे सेगमेंट पे मूव करूंगा, दैट इज कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इससे पहले कि मैं उसे पैराग्राफ वाइज लिखूं, मेरे मन में एक फ्लो चार्ट आया और मैंने उसे यहाँ पे दिखाया। जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आपके पास एक्सेस होगा बेसिक सर्विसेज का, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज इजिली क्रिएट होंगी आपकी कंट्री में और आपको जॉब मिलेंगी। जब जॉब मिलेंगी तो आपका सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक इंप्रूव होगा, आपकी कंट्री का जो सोशल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो इंप्रूव होगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी रैपिडली ग्रो करेगी, बड़े बड़े टाउन्स बनेंगे और उसकी वजह से रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। रिपल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई एक बड़ा सा शहर डेवलप हो जाए, तो अब वो शहर डेवलप हो गया तो वो शहर का डेवलपमेंट बाकी के गाँव में भी रिपल होके जाएगा, मतलब उस शहर की वजह से आसपास के गाँव भी डेवलप करेंगे। तो ये होता है रिपल इफेक्ट। अब जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी ग्रो करेगी, तो वो फिर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो इससे FDI आएगा, FDI अट्रैक्ट होंगी फॉरेन कंट्रीज से, और ये साइकिल ऐसे ही फिर चलती रहेगी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास बनता जाएगा और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये एक साइकिल के माध्यम से पहले मैंने बॉडी को एक फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। और फ्लो चार्ट और डायग्राम का क्या एडवांटेज होता है ये समझिए। एग्जामिनर को सिर्फ आपकी कॉपी नहीं चेक करनी है, वहाँ पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उनका मेन एम होता है कि जितनी ज़्यादा कॉपियाँ चेक करेंगे उनको उतने पैसे बनेंगे। तो वो मोस्टली इंट्रो और कंक्लूजन तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन बॉडी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और सबको एवरेज मार्किंग कर देते हैं। बट अगर आप फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ करते हैं तो कम शब्दों में आप अपनी बात को ईजिली रख पाएंगे और वो चीज़ें एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेंगी, एग्जामिनर के ध्यान को खींचेंगी और वो थोड़ा टाइम देके उसे ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ बच्चा क्या लिखा है। ईजिली आप अपने पॉइंट को उनको कन्वे कर देंगे मिनिमम एफर्ट के साथ। तो ये होता है फ्लो चार्ट और डायग्राम का इंपॉर्टेंस एग्जाम में। ये चीज़ें हो सके तो आप अपने हर एक क्वेश्चन में बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने इसको पॉइंट वाइज करके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इसको पॉइंट फॉर्म में फिर दिखा दिया है। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और रेलवे थी, तो मैंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखाया कि जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। तो पहला पॉइंट कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। जैसे लद्दाख में कोई गाँव हो
अब लद्दाख के गाँव को रेलवे या फिर एयरपोर्ट से कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में रोड्स ही हैं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुँचा रहे हैं वहाँ तक। नॉर्थ ईस्ट का कोई एरिया हो या फिर पूर्वांचल या फिर उड़ीसा या छत्तीसगढ़ का कोई एरिया हो, तो ये जो है रोड्स वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बैकवर्ड एरियाज़ को लिंक करता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके आसपास में कोई बहुत बड़ा टाउन है और आप गांव में रहते हैं, तो गांव से शहर में अगर आपको अपना चीज़ बेचना हो तो वो फ्लो कैसे होगा? वो फ्लो रोड के माध्यम से ही हो सकता है। मतलब ये कि जो रोड्स होते हैं वो विलेज और सिटीज़ के बीच में एक रेशनल फ्लो को मेंटेन रखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे रोडवेज है, सॉरी रोडवेज नहीं, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स हैं या फिर वाटरवेज है, तो ये सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये तभी सक्सेसफुल होंगे जब रोड इनको सपोर्ट करेगा। मतलब अगर अगर रेलवे जो है एयरपोर्ट से जुड़ा ही नहीं है, तो फिर दो मोड जो कम्युनिकेशन के वो अगर इंटर कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे। सिमिलरली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो कार्गो होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं या फिर जो फ्रीट का मूवमेंट कराना होता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रेलवे से अफोर्डेबल होता है और ईजिली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप देखे होंगे कि किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल किसी और एरिया में मिल रहा है लेकिन इंडस्ट्री किसी और एरिया में खुली हुई हो, तो कहीं ना कहीं रेलवे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल सेक्टर को ऑगमेंट करता है, उनकी कैपेसिटी को बूस्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अफोर्डेबल तो है ही रेलवे, सबसे सस्ता है और चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हालांकि सबसे चीपेस्ट मोड वाटरवेज होता है, पर वो इंडिया में उतना डेवलप नहीं है, तो रेलवे वैसे में एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तीसरा पॉइंट भाई, रेलवे इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। ऑलमोस्ट 12 लाख लोग इसमें इंगेज हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट तो कर ही रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, मतलब ह्यूमन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे। तो जैसे इसमें देखिए, अगर आपके यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो ऐसे में आपके जो वर्कर्स होंगे उनकी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इसकी वजह से उनकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी और फिर प्रोडक्टिविटी उस कंट्री की बढ़ेगी, जीडीपी ग्रो करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर स्किल्ड लेबर फोर्स होंगे आपके पास तो वहाँ पे फिर इंडस्ट्रीज आएंगे, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे और ऐसे में फिर वो सेक्टर ग्रो करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में अभी वो स्किल सेट नहीं है, उसके लिए स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट पूरा एफर्ट लगा रही है कि वैसे स्किल्स लेबर को प्रोवाइड की जाए और बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया जाए और वैसे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए, पर स्किल्ड लेबर फोर्स बहुत जरूरी है। तीसरा भाई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज इंक्लूसिव डेवलपमेंट भूल जाइए। चौथा पॉइंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है? तो किसी भी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर अच्छा होगा तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो रेगुलेटरी हर्डल्स कम होंगे, आप एक विंडो पे अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे और वो बाकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी हर एक स्टेक होल्डर्स की। एज एंटरप्रेन्योर आप एक इफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम और एफर्ट दोनों कम लगेगा एक सर्विस को एक्सेस करने में। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंपॉर्टेंस है। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तीनों डायमेंशन मैंने डिस्कस किए हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब ये तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई, लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा आधा या 1 नंबर मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे चैलेंजेस दिखा दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस है। आप चैलेंजेस न दिखाकर चाहे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, 4-5 की गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, पीएम गति शक्ति है, भारतमाला परियोजना है। ये सारी चीज़ें जो है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशल स्कीम्स हैं, वो सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को आप मेंशन करके और डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैलेंजेस दिखाया, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवे बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन एक चैलेंज है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो वो एक चैलेंज है ही। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में भाई इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कनेक्टिविटी है तो कहीं पे नहीं है। डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल सर्विसेज को यूज़ कैसे करना है। गवर्नेंस लेवल पे भाई करप्शन है, रेड टैपिज्म है, फाइलें बस इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक घूमती रहती हैं और टाइम कंज्यूम करती हैं। एक ही काम को करने के लिए 4-4 रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको अपने फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो देखिए अब कितनी रेगुलेटरीज बॉडी आएंगी। पहले तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके क्वालिटी को चेक करेगी, फिर उसके बाद एक एपेडा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको चेक करेगी, फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी आएगा, फिर स्टेट लेवल की जो एजेंसीज होंगी वो तो आएंगी। तो अब एक ही काम है और 4-4 एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं, तो ऐसे में डिले बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चैलेंजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। फिर एनवायरमेंट लिटिगेशन है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियरी भी बीच में इंटरफेयर कर देती है, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके बाद मैंने 3-4 लाइन में अपने आंसर को कंक्लूड किया कंक्लूजन से। और ध्यान रखिएगा, आपको अपने कंक्लूजन में कीवर्ड का यूज़ करना है। जैसे मैंने अपने कंक्लूजन में कीवर्ड यूज़ किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कीवर्ड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में कीवर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इक्विटेबल ग्रोथ है, अक्रॉस डिफरेंट रीजन है, मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात हो रही है, तो ये कीवर्ड हो गया। इसमें आप और चाहें तो इंक्लूसिव ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं और आपको अपने आंसर बनाने हैं। ऐसे ही मैंने